Okay, welcome back. And we begin our lecture now. So this is the picture which I was showing you in the last session. This is the project life cycle, और उस project life cycle में जो आपके जो process group हैं 5, initiating, planning, executing, monitoring and controlling and closing process group जो है, how do they overlap each other in the entire project life cycle? ये यहाँ पर आपको इस ग्राफ से शो करने की कोशिश की गई है. So if you look at it, the level of process interaction, कौन सा प्रोसेस किस दूसरे प्रोसेस के साथ किस लेवल पे जाके इंटरेक्ट करता है, और जो पूरी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, उस टाइमलाइन में उस प्रोसेस ग्रुप, वो जो प्रोसेस ग्रुप है उसको कितने ड्यूरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. सो इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप जो है वो देखें आप तो 0 से शुरू हुआ और बहुत थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये सबसाइड हो गया. सो मतलब ये कि इस प्रोसेस ग्रुप की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, एक्सेप्ट कि उसमें आपको एक स्पॉन्सर पता होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन हो जाता है, बेसिक जो आपकी प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट है वो आपको बता दी जाती है, एंड देन यू आर ऑन योर ओन. देन वी हैव दिस प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप, जो कि ये वाली लाइन है वो यहाँ से चलती है, एंड देन और फिर ये यहाँ से जाके यहाँ पर ख़त्म हो गई. तो प्लानिंग जो है वो आपने ये देखा कि एक्चुअली तो उसको यहाँ होना चाहिए था कि यहाँ से अगर शुरू होती भी है तो ये बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती, बट ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जाती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में, और मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में फिर जब आप कोई प्रॉब्लम या जो भी कोई इश्यूज फेस करते हैं तो यू हैव टू अगेन रीप्लान इट बिफोर एक्सिक्यूटिंग इट, एंड देन एक्सिक्यूशन जो है वो फिर आपको आगे लेके चलता है इसी तरह से. सो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक चली. अब ये एग्जैक्ट इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, बट दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस प्रोसेस ग्रुप, कौन सा प्रोसेस ग्रुप जो है वो किस तरह से दूसरे प्रोसेस ग्रुप को ओवरलैप करता है या उसके अंडर में रहता है. अच्छा, फिर इसकी जो ये हाइट है वो भी मतलब आपको बता रही है कि यहाँ पर तो ये प्लानिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो आप यहाँ से देखिए यहाँ से हुआ शुरू, और वो भी यहाँ पर एग्जीक्यूशन यहाँ पर ख़त्म हो गया. तो यहाँ पर ख़त्म होने का मतलब ये हुआ कि अब ये यहाँ से यहाँ तक फिनिश जो है उसमें क्या हो रहा होगा. तो उधर वो आप पिछली वाली स्लाइड अगर आप रिकॉल करें जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, दिस वन, तो ये वाली जो ये जो दो चीज़ें हैं वो इस आखिरी पार्ट में हो गई. यहाँ पर क्लोजिंग हो गई है. दिस इज द प्रोजेक्ट बाउंड्री लाइन व्हिच वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट. सो और ये जो इनिशिएटिंग प्रोसेस है वो देखें कि आप यहाँ पर भी बहुत छोटा सा नजर आ रहा है. जो मेजर चंक है आपका वो या तो प्लानिंग है या एक्सिक्यूशन है, और उन दोनों को जो चीज़ ओवरलैप कर रही है वो है आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग. सो इसी चीज़ को आप इस ग्राफ से आप यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं. एंड तो ये आपका एक्सिक्यूशन हो गया. अब आप देखें अगर तो इसमें देखें कि आप ये यहाँ से चला है, दिस इज द लाइन जो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये आप देखें कि एंड तक जा रहा है. मतलब ये कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इन एक्सिक्यूटिंग एंड प्लानिंग एंड क्लोजिंग एंड इनिशिएटिंग एवरीवेयर. वो हर चीज़ आप हर लेवल पे. तो एक्चुअली जो आपका एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो मेन काम है वो या तो प्लानिंग है या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है. एक्सिक्यूशन के लिए आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है, ठीक है. ये आपको स्पॉन्सर यहाँ पे मिलता है, और जो क्लोजिंग होती है उसमें आप एक्सिक्यूशन टीम से सारे इनपुट्स लेके उनसे ही डॉक्यूमेंट करवा के आप फिर उसको सिर्फ एक ओवरव्यू करके और उससे प्रोसेस एसेट्स बना लेते हैं फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट, या जो डिलीवरेबल है वो उसको आप अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं. सो दिस इज हाउ दिस होल
diagram is explained. Up now, again, this is another diagram which we are looking at, and this is again from the PMBOK guide. This is not from my own home, or I didn't make it myself. तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली इस तरह से है कि ये बहुत ही एक तरह से अगर हम इसको दूसरे अंदाज में देखने की कोशिश करें तो ये आपका बेसिकली जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, ये उसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक छोटा चंक हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। इसका जो अपर लेवल है, इस पूरे प्रोसेस में आप जो चीज़ बनाएंगे वो होगा डिज़ाइन। वो डिज़ाइन जो है वो फिर आप जाते हैं यहाँ से डेवलपमेंट स्टेज में। वो डेवलपमेंट स्टेज से निकल के वो टेस्टिंग स्टेज में जाता है, एंड देन दिस टेस्टिंग स्टेज गोज लाइव। मतलब वो जो आपने सॉफ्टवेयर या जो भी चीज़ बनाई है वो मतलब फाइनल उसको शक्ल दे देते हैं। और ये सारी चीज़ जो थी ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये आपको पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल थी। और ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो इन 5 प्रोजेक्ट प्रोसेस ग्रुप्स के अंडर में आती है। एंड वंस यू overcome all these areas, you reach to the top, or reaching to the top means that you have now completed the project which was assigned to you. So this is how this diagram is explained. This is the simple generic life cycle. इसमें भी आप देखें अगर ये पिछली वाली जो, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो उसमें बहुत छोटे छोटे इनिशियल फेज, फाइनल फेज, और वो बाकी सारी जो बीच की चीज़ें थी वो भी उसमें दिखाई गई थी। लेकिन अब ये इसको एक सबको कंबाइन करके एक उसका एक तरह से समझने की इसका मीन निकाल के जो शेप आएगी वो मोरलेस इस शेप की होगी। तो ये बेसिकली आपकी सिंपल जेनेरिक लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट ये कहलाती है। फिर ये है जी रिप्रेजेंटेटिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एज पर मॉरिस। तो अब यहाँ पर आप देखें, अब ये जो तस्वीर दिखाई गई है वो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में दिखाने की कोशिश की है इसने कि ये कोई एक फैक्ट्री है जो कि बिल्कुल ज़ीरो से आपने खड़ी करनी थी। उसको पहले आपने कंस्ट्रक्ट किया, जब कंस्ट्रक्शन हो गई, यहाँ पर आके वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब ये उसके बाद चली गई फुल ऑपरेशन में। मतलब आप वहाँ पर सपोज करें वो साइकिल बनाने की फैक्ट्री थी, तो यहाँ से यहाँ तक जब थी तो वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसमें आप उसका जो सारा मशीनरी इंस्टॉलेशन, उसकी फिक्सेशन, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कंप्लीट कर ली। जब ये कंप्लीट हो गई और फैक्ट्री बन के तैयार हो गई, तो चूंकि अब उसमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस शुरू होना है, इसलिए उसको यहाँ पे रोक लिया। अदरवाइज ये इसका जो ग्राफ है वो यहाँ नीचे कहीं आ जाता। लेकिन ये नीचे ना आने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से ये फुल ऑपरेशन शुरू हो गया। मतलब अब उसमें डेली बेसिस पे साइकिल बनना शुरू हो जाएगी। तो जो भी चीज़ डेली बेसिस पे बनती है कहीं पर, या कहीं कोई चीज़ जो कि आप डेली बेसिस पे करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, I don't know, but I hope कि you guys are having your class on a daily basis. So ये जो daily basis पे आप जो भी चीज़ें, जो भी subjects पढ़ रहे हैं, that they are all called process till such time that your semester is over. Once you are done with your final exams, तो आपका ये जो project है जो कि छोटे छोटे chunks में कोर्सेज की सूरत में आपके सामने आ रहा था, वो आपका छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे। और उन प्रोजेक्ट्स में जो आपके जो सब्जेक्ट्स थे उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ था। देवर ऑल प्रोसेसेस, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट में और हर सेमेस्टर में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो एक तरह से आपके प्रोसेसेस हैं विच यू हैव टू कंप्लीट इन अ गिवन टाइम पीरियड. So within the project, there are quite a few things which are considered as processes, and you have to accomplish those processes in order to accomplish your project in the final shape. And then once it is completely overdone, done over, then it becomes a program. So your 4-year program is comprised of 8 semesters, which are 8 small projects. वो 8 semesters जो है उसमें हर semester जो है वो एक छोटा project है, which are all the 8 semesters are interlinked, so they have become
a program, and your university is running a portfolio in the sense कि वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी, इलेक्ट्रिकल भी है, सिविल भी है, टेक्सटाइल भी है, पेट्रोलियम भी है, आर्किटेक्चर भी है, एंड आईटी है, कंप्यूटर्स है, टेलीकॉम है, एंड यू नेम इट एंड यू हैव इट. सो ऑल दीज, तो वो जो सारे कोर्सेज जहाँ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो ऑफर हो रहे हैं, दे आर ऑल पोर्टफोलियोज ऑफ एन यूनिवर्सिटी. So you understand now कि what is the difference between a portfolio, a program, and a project. And this is planning. Again, planning में आपने बहुत टाइम लगाना होता है. जितनी आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होगी, उतनी आपकी एक्सिक्यूशन सिंप्लीफाइड हो जाएगी. और जो पिक्चर में आपको जो एक्सिक्यूशन में प्लानिंग से ऊपर जाता हुआ ग्राफ नज़र आ रहा था, उसको आप चाहें तो या तो बिल्कुल प्लानिंग के बराबर भी ला सकते हैं, इवन उससे थोड़ा सा नीचे भी ले जा सकते हैं अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग हो. बट नॉर्मली जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, और स्पेशली हमारे इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पर नॉर्मली प्लानिंग जो है वो हमारे अंदर उसकी लैकिंग बहुत ज़्यादा नज़र आएगी आपको. अपनी रियल लाइफ में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे. Or you as a young engineer, when you will be giving your inputs into improving your functions within the organization, so you will be outrightly rejected. Your idea will be rejected by the your even your immediate boss. इमीडिएट बॉस इसलिए रिजेक्ट करेगा कि उसको ये होगा कि यार ये मुझे बाईपास करके और ऊपर आना चाह रहा है, तो वो तो आपके आइडिया को आउटराइटली रिजेक्ट कर देगा. और बिकॉज अभी आप यंग इंजीनियर होंगे, तो मतलब यू डोंट हैव एनी से इन फ्रंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. तो चूंकि बीच में इतने हायरार्की में बहुत सारे बीच में हर्डल्स होंगे, तो आप यू विल नॉट बी हैविंग योर से. उस से को आपने कैसे बनाना है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका तरीका ये है कि whenever you are given an assignment by your immediate boss, तो शुरू में तो because you will be very much interested in learning new things, so you will be always willing to do whatever task is assigned to you by your immediate boss. But जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, क्योंकि you will be doing the same thing on a daily basis again and again and again, so with the passage of time you will feel like as if you have become lethargic. You are having an attitude of delaying and not doing the job on time. तो फिर एक स्टेज वो भी आएगी कि व्हेन यू विल स्टार्ट सेइंग टू योर बॉस कि ये मतलब अगर बॉस को डायरेक्टली नहीं कह सकते होंगे, तो आप अपने पीयर्स के साथ जरूर ये बात शेयर करेंगे कि व्हाई ऑलवेज मी. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाई ऑलवेज मी, स्टार्ट सेइंग ट्राई मी. अपने बॉस को भी ये कहें कि व्हाई मी के बजाय उससे कहें ट्राई मी. अब ट्राई मी में क्या होगा कि आपको जब भी बॉस असाइन करे, और इवन भले से वो रूटीन टास्क भी है, even then you start doing it or try to do it differently. हो सकता है कि आप जो चीज़, चूंकि अगर आपका जो इमीडिएट बॉस है उसको अगर आपकी जो मतलब काम करने के अंदाज से वो इसलिए खुश हो जाएगा कि बिकॉज यू आर नॉट सेइंग नो टू हिम, so he'll start giving his assignments as well to you, or when you will be completing his assignments as well, तो फिर एक स्टेज वो आएगी कि बजाय इसके कि वो उस आपने जो उसको बनाकर दिया है उसको रिव्यू करे, उसके अंदर वो लेथार्जिक एटीट्यूड आ जाएगा. तो वो आपकी बनाई हुई चीज जो है वो उसको आगे पास ऑन कर देगा. अब जो जो बॉस है वो आदी है, आपके बॉस की बनाई हुई रिपोर्ट्स को पढ़ने का आदी होगा. लेकिन जब आपकी बनाई हुई रिपोर्ट आपका बॉस बगैर पढ़े उसको आगे बढ़ा देगा, तो वो फौरन पूछेगा कि यार ये किसने बनाई है, जिसने भी बनाई उसको जरा ले आओ. So this is how you can improve your chances of being successful in your organization. Otherwise तो हमारे environment में जब तक ऊपर वाला गधा मरेगा नहीं, घोड़े की बारी आएगी. तो अगर आपने अपनी जगह बनानी है, तो you have to be very good at your work. You should know your work. You should know how to execute it. You should know how to document it.
And all these things combined together will give you an opportunity to rise in the organization. और अगर फिर जब सपोज जैसे अगर आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, even then you will be appreciated outside the organization. So you will have a very good opportunity to switch over once you know what your bosses are doing and what you are doing. So अगर आप bosses का काम करके वो काम सीख जाएंगे, तो you will have an opportunity to switch over to another organization. So this is how you can uh, make your place in the organization. Or you can say that you can make or break. You can make by accepting the challenges, and you can break by rejecting anything coming your way. Now, अब ये जो diagram है, it is at this point in time, it is not the purview of this course at least, but I'm just showing it to you to give you two new terminologies which you have not read before or not heard from me before. And those two terms are basically एक है organizational process assets and enterprise environmental factors. ठीक है, और इसमें फिर दो तीन चीज़ें जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, एक तो डिलीवरेबल्स मैंने बताया कि जो भी आपके जो भी टास्क है या जो भी आप काम कर रहे हैं उसका जो आउटपुट है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में उसको डिलीवरेबल कहते हैं. सो अब यहाँ पर इस डायग्राम में मैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको समझाने की इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ, वो ये दो चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स एंड एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये हैं कि व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, 90% of the time you are supposed to make use of those documents, because अगर आप उस स्टेज पे कोई नई चीज़ लेकर जाते हैं, कोई अपना नया आइडिया लेकर जाते हैं, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन कि वो आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा बाय द मैनेजमेंट. और उसकी वजह ये है कि बिकॉज यू आर वेरी यंग, यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, सो आपकी बात को कोई वेटेज नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू गो थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्स, और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली टेम्पलेट्स कहलाते हैं. और वो जो टेम्पलेट्स हैं या तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे. अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तब तो यू शुड टेक दैट इनिशिएटिव ऑफ मेकिंग दोज टेम्पलेट्स. मैं आपको अभी एक लिंक भी दूंगा फ्रॉम वेयर यू कैन हैव अ लुक एट हाउ टू डेवलप अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेम्पलेट. बेसिकली उस वेबसाइट पे आपको वो भी है, तो बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लेकिन I have seen those documents, वो templates. वो साइट का नाम है method123.com, method123.com. उसमें आपको सैम्पल्स भी मिल जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर. तो सैम्पल डॉक्यूमेंट्स आप चाहें तो वहाँ से उसको चेक कर लें. method123.com के नाम से वेबसाइट है. वो बेसिकली अपने टेम्पलेट्स बेचते हैं. दे हैव डेवलप्ड मोर देन 300 टेम्पलेट्स फॉर एंटायर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थिंग. बट मेरी सजेशन इस स्टेज पर तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यू शुड बाय इट, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू फील लाइक कि टू मेक अ वेरी इफेक्टिव, मतलब चूंकि वहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन से पैसे भी अवेलेबल होंगे, यू विल बी हैविंग बजट एज वेल, तो यू कैन आस्क योर मैनेजमेंट टू बाय दोज टेम्पलेट्स. तो आपको बनाने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी. तो टेम्पलेट्स को ही आपने थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके, और अगर इफ यू वांट टू मेक यूज ऑफ योर ओन टेम्पलेट्स और यू वांट टू डेवलप योर ओन टेम्पलेट्स, स्टिल यू कैन डू दैट. ऑन द नेट यू कैन फाइंड मोर देन 300 टेम्पलेट्स अवेलेबल. वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे अलग अलग जो नॉलेज एरियाज हैं या जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं या जो प्रोसेसेस हैं उससे रिलेटेड देयर आर लॉट मेनी टेम्पलेट्स अवेलेबल. तो आपने उसमें से देखना है कि जो आपको लगता है कि यू वांट टू मेक यूज ऑफ दोज टेम्पलेट्स इन योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, you are free to make use of those. Otherwise you can go to the website method123.com
and over there you can find quite a few good templates. रिस्क मैनेजमेंट की तो वहाँ पर अवेलेबल हैं, एंड इफ यू वांट आई कैन शेयर, आई डू हैव दोज टेम्पलेट्स विद मी एज वेल, सो आई कैन शेयर विद यू एज वेल, बट आई वुड से कि you try to see for yourself, that will be much more better than I give, because हमारी जो नॉर्मली टेंडेंसी है कि वो मिल गया तो ठीक है, रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखने की जरूरत। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स जो है वो बेसिकली वही चीज़ है कि जो सिमिलर टाइप की जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उस उसको आपने पढ़ना है, उसको पढ़ना होता है, ताकि यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स विच योर सीनियर्स और पीयर्स हैव ऑलरेडी मेड। तो आप अपने जो फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, उसके लिए भी आप कोशिश ये करें कि इफ़ यू आर हैविंग दोज जो सीनियर्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके प्रोजेक्ट्स की, तो वो आपको मैंने जो आपके जो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर्स होते हैं या एडवाइजर्स होते हैं, वो आपको कहते भी हैं कि यहाँ से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लें और उसको देखें। तो उसका रीज़न यही होता है कि you are supposed to go through those documents in order not to make those mistakes again, because repeating the same mistake is not called a mistake, it becomes a blunder. So in order to avoid those blunders, you are supposed to go through those documents, and even in the organization as well, you must go through the processes, which process assets which have already been archived somewhere in the organization. तो आपने जब project assign हो, you should ask your boss that if similar document is available, so you just go through it and then start making your own project plan and everything. So this was basically the reason for showing you this picture. But I would like you to go through it by yourself and try to understand quite a few things. And if you are unable to understand, you are free to raise questions in the next class as well. Let's move on to the next slide then. अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह से हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, उसमें एक पार्ट जो है वो प्योरली जो लेफ्ट ब्रेन है या लेफ्ट हेमिस्फीयर कहलाता है, दैट इज़ प्योरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनैलिटी, और वहाँ और जो आपका राइट ब्रेन है, इट इज़ मोर अबाउट इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट जो है उसके भी दो दो पहलूज हैं। एक उसका टेक्निकल पार्ट है, जो कि जिसको आप एनालाइज करेंगे अपने लेफ्ट ब्रेन में, और दूसरा है सोशियो कल्चरल डिमेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि आपके राइट ब्रेन जो है वो उसको ओवरकम करेगा। So if you look at the things which are shown under technical and socio-cultural, you will see कि टेक्निकल में आपको स्कोप नज़र आ रहा है, वर्ड ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, शेड्यूल्स, रिसोर्स एलोकेशन, बेसलाइन बजट्स, स्टेटस रिपोर्ट्स and everything. So all these things are purely mental thing. On the other hand, socio-cultural में लीडरशिप, तो ये जो है ये इंटेंजिबल्स की बात हो रही है, तो इंटेंजिबल्स को हमेशा इमेजिन किया जाता है। तो लीडरशिप कैसी होगी, क्या होगी, तो वो जो है जब तक आपको भी जब तक इमरान खान वो जब तक आजमाया नहीं था, तब तक उसका एक करिश्मा सबके जहनों में था कि he was supposed to be a charismatic leadership. But now उसकी जो चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हुई थी, तो ये कि he is very stubborn, he is मतलब एक बात पे अड़ जाए तो फिर वो हिल के नहीं देता, चाहे आप उसको 10,000 दलीलों से समझाने की कोशिश करें, he sticks to his स्टांस। तो वो ये जो स्टांस है वो मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि वे ही हैज सीन कि वो बुरी तरह से फेल हो रहा है ना, उसका आउटलुक है ना, बट स्टिल ही इज स्टबर्न ऑन कीपिंग हिम एज हिज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सो बट दिस इज व्हाट लीडरशिप, सो लीडरशिप, ये दिस इज प्योरली योर इमेजिनेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो अगर किसी कोई एक बंदा एक प्रॉब्लम को बहुत तेजी से सॉल्व कर लेता है, you cannot read his mind or her mind, so you have to just guess ke how he would have done it, teamwork, negotiation, and things like that. फिर है जी पॉलिटिक्स, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस।
तो जो पॉलिटिक्स है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं, स्पेशली प्रोजेक्ट्स में तो खास तौर पे, क्योंकि यू विल बी मेकिंग यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ फंक्शनल मैनेजर। तो फंक्शनल मैनेजर खुद जो है वो हो सकता है कि आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करे और आपके प्रोजेक्ट को फेल करने की कोशिश करे, सो दैट हिज टीम इज बैक टू हिज कंट्रोल एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। तो ये सारी वो इंटेंजिबल्स हैं जो कि आपको नज़र नहीं आती, तो इसके लिए आपको आपका राइट ब्रेन यूज़ करना है, और इन सब के लिए आपको आपका लेफ्ट ब्रेन यूज़ करना है टू complete the 360 degrees of project management life cycle. I think someone has raised a question. I have not seen the question because अगर मैं अभी उसको खोलूँगा तो ये जो स्लाइड है वो स्टक हो जाएगी. I'll come back to you in a moment because we are almost about to be done in a short while. Integrated management of projects. अब यहाँ पर जो अगर आप देखें तो इसको आपको नज़र आ रहा है एक तरफ जो है वो प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें हैं नीचे वाली स्लाइड में, और ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट से आउटसाइड जो चीज़ें हैं, अब उन दोनों को किस तरह से इंटीग्रेट करना है, ये बेसिकली परव्यू बनता है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का. तो इसमें आप देखें तो ऊपर से शुरू करते हैं कि सबसे ऊपर है कस्टमर, उसके बाद एनवायरमेंटल एनालिसिस. एनवायरमेंटल एनालिसिस में दो एनालिसिस होते हैं बेसिकली, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल. और वो एक्सटर्नल जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट होते हैं, इंटरनल जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है. स्वॉट एनालिसिस कहलाता है इन शॉर्ट. तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो डजेंट मैटर, क्योंकि आगे चल के ये थोड़ा सा हम स्वॉट एनालिसिस को भी टच करेंगे, प्रोबेबली इन quality or somewhere. So you don't have to worry about that. So तो environmental analysis यही कहलाता है. वहाँ पर आपने SWOT एनालिसिस किया जाता है. फिर इसी तरह से एक और होता है वो कहलाता है पेस्ट एनालिसिस. पेस्ट एनालिसिस में जिस तरह से SWOT में आपको मैंने बताया कि S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज और T से थ्रेट्स. इसी तरह से पेस्ट जो है वो मुखफ़फ़ बनता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. तो ये फैक्टर्स भी जो हैं वो इक्वली रोल प्ले करते हैं आपकी प्रोजेक्ट सक्सेस या फेलियर. फिर फर्म्स मिशन कि फर्म किस तरह से काम करना चाहिए, उसके गोल्स और स्ट्रेटजीज क्या हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसको सामने रखते हुए आपने अपना जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है उसमें फिर आपने अपने सिस्टम, एनवायरमेंटल कल्चर और उसको उसको सामने रखते हुए उसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, एक्सिक्यूट करना है, मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है, एंड देन द डिलीवरेबल इज सपोज टू बी हैंडेड ओवर बैक टू द कस्टमर जो कि टॉप पर है. सो दिस इज बेसिकली. और इसमें आप बीच में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट भी इसमें देख रहे होंगे. But it all depends that what kind of environment you are going to work in, or because in this course we are only supposed to be focused more on the 10 knowledge areas rather than configuration management and change management. So, but we will be touching upon them in, very briefly over the entire duration. Now, this is basically a very sort of चुटकुला है समझे कि the government promised to provide running water and they did it. तो जो रनिंग वाटर था वो उनको मिल रहा है. तो किस सेंस में कहा गया था और किस सेंस में मिल रहा है, बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है. नाउ in a way we are completed with the integration management. Now we are going to look at the scope management. स्कोप मैनेजमेंट में जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट है चूँकि वो अभी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो आपके लिए भूल भुलैयों का वाला काम कर रहा होगा. यू विल बी कन्फ्रंटेड विद अ मेज और लेब्रिंथ. तो
बल्कि मेज ही कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यू विल बी एंटरिंग फ्रॉम वन एंड एंड यू विल बी एंडिंग अप in in a deliverable, so that will going to be your far end. तो आप इसमें बेसिकली एक मेज में से गुजरना है, और उस मेज में से गुजरने के लिए यू विल बी गोइंग थ्रू progressive elaboration, because the more you will be progressing, तो the more जो प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो आपको elaborate होता हुआ नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि now it is expanding and getting out of your hands. तो वो जो स्लोली अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करना नहीं करें, शुरू करेंगे फ्रॉम डे वन while executing the project, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो आपके हाथ से स्लिप होना शुरू हो जाएगा. उसके लिए जो वर्ड इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड स्कोप क्रीप. तो वो स्कोप क्रीप जो है वो क्रीप का मतलब होता है बेसिकली रेंगना. तो वो आपके हाथ से जो है वो प्रोजेक्ट रेंगते हुए स्लोली आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा. सो नाउ we are not going to start it today. We will continue with it in the next class. For the time being, let me see if you have questions. What is WBS? WBS is work breakdown structure, और वो जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो बेसिकली स्कोप मैनेजमेंट का परव्यू बनेगा, और इसमें मैं आपको बेसिकली दिखाऊंगा कि हाउ टू मेक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. It will come in this scope management slide, but I'm not interested in starting this this part this point in time. Let me see if still we have 8 more minutes to go before the time is up. So if you have any questions, still you are free to raise questions. और अगर नहीं है तो मेरा ख्याल ये हो रहा है कि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ही रखूं. चलिए, let me very quickly go through this slide. ये बेसिकली इसको अगर हम बहुत ही वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये इसका इनिशियल फेज कहलाएगा, बेसिकली इनिशिएटिंग पार्ट जो है. तो इसमें आपको बेसिक स्कोप स्टेटमेंट मिलेगी. स्कोप में आप देखें कि फिर वही इन्होंने जिस तरह माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप मैंने बताया था, वही चीज उसने यहाँ पर दिखाई है. देन assumptions एंड restrictions, कि कौन सी चीज़ें आपने करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये बेसिकली इसी का हिस्सा है. वो ये सारी ये दोनों चीज़ें जो है आपको आपके प्रोजेक्ट चार्टर में मिलेगी. वहीं पर जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है वो प्रोजेक्ट चार्टर इशू करता है. वही बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर को नॉमिनेट करता है, उसकी अथॉरिटीज डिफाइन करता है. मेजर पार्टिसिपेंट्स या स्टेक होल्डर्स को भी इसमें अपने आइडेंटिफाई करना होता है. एंड ये मेजरमेंट्स को हम दूसरे अल्फाज में अगर कहें तो ये KPIs कहलाते हैं. KPI स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. तो ये जो मेजरमेंट्स हैं ये अभी हम आगे चलेंगे तो उसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें वहाँ पर भी आपको नज़र आएंगी. और what exactly this the objective of this whole project exercise, की प्रोजेक्ट क्यों एग्जीक्यूट किया जा रहा है. तो वो जो नीड हमने पढ़ी थी उसी में से कोई एक नीड होगी. दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव of the entire project, which we will be looking at or working at. So I hope that I have been able to complete this slide as well. We will continue inshallah in the next class, and because you are not having any more questions, and I'm what is in project charter. प्रोजेक्ट चार्टर का भी इसमें आपको एक टेम्पलेट भी मिल जाएगा. उसमें बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो नॉमिनेट होता है, उसकी अथॉरिटीज, उसका जो परव्यू है वो डिफाइन होता है. बेसिक स्कोप स्टेटमेंट उसमें आपको बता दी जाती है, और प्रोजेक्ट बजट की एक पिक्चर दे दी जाती है कि दिस इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्ट बजट, एंड यू हैव टू डेवलप योर प्रोजेक्ट प्लान
the execution plan, your how you are going to monitor and control. ये जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम नहीं कहलाएगी. ये पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो लोग हैं जिनका somehow or the other who are स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोजेक्ट. जो इंटायर प्रोजेक्ट है उसका जो स्टेक होल्डर्स हैं they are basically because they are very much outside the project. Inside the project में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट टीम होती है और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है. तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है वो टीम है जो कि 10 नॉलेज एरियाज पे काम कर रही होती है. और प्रोजेक्ट टीम वो लोग हैं जो सपोर्टिंग स्टाफ कह लें उसको, जैसे क्लर्क है, इवन आपका जो प्यून है, he is also one of the stakeholders of your project, and he is part of your project team, not the project management team but the project team. लेकिन अब जैसे अगर रूम की सफाई करने वाला है तो ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ योर प्रोजेक्ट टीम, क्योंकि उसके बगैर आप का जो वर्किंग डेस्क है वो सही साफ सुथरा नहीं होगा. तो आप पहले उसमें जो टाइम आपका ज़ाया हो रहा होगा तो वो बेसिकली आपका जो जेनिटर है या आपका जो प्यून है वो बेसिकली आपके वो टाइम सेविंग कर रहा होता है. तो ही इज ऑल्सो one of the stakeholders of your project, and you have to cater for his needs as well while executing the project. So this is how this whole exercise of project management is carried out. uh, Still we have 1 2 3 3 minutes more to go. If you have any questions, it's okay. Otherwise, we will inshallah be meeting in the next session on coming Thursday. Last time मैंने Wednesday बोल दिया था रवानी में, इसलिए कल फिर आप लोगों को शायद लगा था कि I'm going to come. Although I was free at that time, but मैंने कहा कि फिर बहुत सारी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको चूँकि वो डिज़ाइन यही हुआ कि थर्सडे को क्लास होती है, इसलिए I didn't take your class yesterday. So, inshallah, hopefully, we will be meeting not on Thursday but on Saturday. Saturday, we are going to have our second session of the week. And in the next week, again, we will be meeting on Thursdays and Saturdays as planned earlier on. So, thank you very much for your time and hope to see you back, inshallah, on Saturday at 5 o'clock. Good luck and have safe weekend. Thank you.